जब सारे लोग आ जाएंगे तो बताना मुझे। ओके मैम। %10 battery left. मैम आ गए मुझसे। ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोगों की बात सुन करके मुझे गांधी जी की एक बात याद आती है। बात ये है कि लड़ाई झगड़े पे हो रही थी ना, आते भूल भी गए। हाँ, बात ये है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी क्या बोलते हैं? बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। कि अगर हम खुद डेमोक्रेसी चाहते हैं, मतलब हम दुनिया में चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा रहे, तो हमें खुद भी उस चीज को फॉलो करना चाहिए। शायद यही रीजन रहा होगा कि नेल्सन मंडेला ने, जो नॉर्मल इंस्टिंक्ट होता है ह्यूमन के अंदर कि अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं गलत करूंगा, उसको फॉलो नहीं किया। बिकॉज उनके प्राइम एग्जाम्पल वो ये सेट करना चाहते थे कि अगर हम ही उनके जैसे बन जाएंगे तो उनकी चीजों को जस्टिफाई कैसे करेंगे, मतलब सॉरी, उनकी चीजों को हम अनजस्टिफाई कैसे करेंगे। तो हम, यही बात है और यही एक रीजन है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर कोई इंसान तुम्हें मार रहा है तो तुम उसे घर पलट के मारोगे तो तुम में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि रिवेंज जो है वो उसकी भी इंस्टिंक्ट है रिवेंज लेने की, और तुम्हारी भी सेम इंस्टिंक्ट हो जाएगी रिवेंज लेने की। हम उनसे अलग तभी हो सकते हैं जब हम उनसे अलग बिहेवियर करें। सेम बिहेवियर करके कोई अपने आप को डिफरेंट प्रूव नहीं कर सकता। डिफरेंट प्रूव करने के लिए डिफरेंट बिहेवियर की जरूरत पड़ती है। समझ गए? तो ये बात है जो मंडेला जी ने उस वक्त बोली कि मैं चाहता हूं कि जितने व्हाइट लोग हैं, मतलब जितने ब्लैक लोग हैं, वो व्हाइट लोगों को माफ कर दे। और इनफैक्ट यहाँ तक जब साउथ अफ्रीका न्यू डेमोक्रेसी बनी और नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाने की सोची, तब उन्होंने व्हाइट पार्टी भी, क्योंकि वो लोग वहां पे हैबिचुअली रह रहे हैं ना, they are not leaving the country, so the Europeans, they are also the citizens of South Africa because they are stable there, they are settled there, वो वहां रहने लग गए हैं। तो उनकी अपनी पार्टी थी, प्रॉपर सिटीजन्स थे, वो बस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे अपार्थाइड सिस्टम बना के। तो उनकी अपनी पार्टी थी और ब्लैक्स की अपनी पार्टी थी। तो मंडेला और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उनको बोला कि जो ब्लैक लोगों की जो पार्टी है और जो व्हाइट लोगों की पार्टी है, हम सबको मिल जाना चाहिए और साउथ अफ्रीका को एक नई डेमोक्रेसी बनाना चाहिए, और उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे उसमें तुम लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट करो। तो द वेरी ऑपरेशर्स, जिन्होंने उन पर इतना अत्याचार किया, उनको उन्होंने खुले दिल से माफ कर दिया, और माफ करने के बाद में उनको इनवाइट करा कि आप हमारे साथ मिलकर के एक नई इक्वालिटी लिखिए और रियल इक्वालिटी रखिए। तो 1994 से पहले साउथ अफ्रीका एक वर्ल्ड की एक ऐसी सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री था। उसके बारे में सब लोग यही कहते थे कि वहां तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन चलता है, बहुत मारपीट चलती है, बहुत बुरा सिस्टम है। लेकिन जब वही साउथ अफ्रीका एज अ डेमोक्रेसी बन के आया तो आज वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग डेमोक्रेसी है, बल्कि न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेसी। हमारी तो 47 में बन गई थी, उनकी तो 1994 में बनी है। फिर भी दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हम, मैंने अभी पिछली क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि बहुत सारी डेमोक्रेसी है जो फेल हो गई। मेरली एक वर्ड डेमोक्रेसी कह देने से कोई डेमोक्रेसी नहीं बनता है, बट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हैव सर्वाइव्ड, बल्कि जिम्बाब्वे फेल्ड। समझ गए? बिकॉज दे वर ट्रूली डेमोक्रेटिक बाय द स्पिरिट। और वो चीज मैंने तुम्हें डेमोक्रेसी के चैप्टर में भी पढ़ाई थी कि कहने से नहीं होगा, जब तक दिमाग में नहीं आती है डेमोक्रेसी की नहीं हमको फॉलो करना है, तब तक डेमोक्रेसी नहीं बन सकते आप। और साउथ अफ्रीका में जो इनिशियल प्रिंसिपल्स ही हैं उनके, वो ही उनके वैसे ही एकदम टॉलरेंट थे कि कोई बात नहीं, हम जो कंट्री बनाना चाह रहे हैं उसमें आपके लिए भी जगह है, क्योंकि आप यहाँ हमेशा से रह रहे हैं, दो आपने हमारे साथ गलत बिहेव किया है, बट यू आर मोर वेलकम, यू कैन कम एंड take participation in making this constitution and make South Africa a very good democracy. That's why many people compare South Africa as a good example of democracy. आप दे सकते हैं, and whenever there is a comparison between Nelson Mandela and Gandhi, the only possible explanation जो लोगों के दिमाग में आता है वो यही आता है कि गांधी की जितनी पीसफुल अप्रोच थी कि वसुधैव कुटुंबकम, सबको माफ कर दो और पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, वो सारी की सारी चीजें हमें नेल्सन मंडेला की हरकतों में भी दिखाई देती हैं। और साउथ अफ्रीका इस तरह से एक सही डेमोक्रेसी 1994 में बन के निकल आई। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका
सिमिलर चीजें, उतना ही टाइम उनको भी लगा है. दे ऑल्सो टुक 2 years टू मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन. और बहुत सारे फीचर्स साउथ अफ्रीका के इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते जुलते हैं. सेम तरह की इक्वालिटी उन्होंने भी दी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. साउथ अफ्रीका का एग्जांपल यहाँ पर इसीलिए लिया गया है क्योंकि इंडिया से बहुत रिजेंबल करता है वो एग्जांपल. ठीक है. और उन्होंने उसी तरह का इक्वालिटी दिया अपने सिटीजन्स को. और फिर उस जो ये एक स्टोरी है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स फॉर बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. कि जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा प्रेजेंट डे एग्जाम्पल है हमारे लिए कि किस तरह से हम एक बुरी सिचुएशन को एक अच्छी सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द डिटर्मिनेशन. कि अगर कंट्री ये डिटरमाइन, अभी तुम में से किसी को ट्रेमर फील हुए क्या? आई थिंक अर्थक्वेक आ रहा है. नो मैम. No. तो कल आया था, कल या परसों आया था. तो आज नहीं आ सकता क्या? नहीं वो तो आता प्रोग्राम थोड़ी ना है. है जिसका कोई शेड्यूल होगा. खैर एनीवे, आया तो आया. तो व्हाट मेड द चेंज इन द पॉसिबल वाज द डिटरमिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. देखो अभी यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात है. कहने के लिए तो बहुत छोटी चीज है कि उन्होंने रेवोल्यूशन किया और अपार्थीड कैंपेन किया, एंटी अपार्थीड और डेमोक्रेसी बन गए. बट समझने वाली बात ये है कि जहां पे लोग डिसाइड कर ले वो डेमोक्रेसी बन जाता है. किसी के पार्टी के बनाने से कोई डेमोक्रेसी नहीं बनता है. और डेमोक्रेसी हमेशा लोगों से बनती है, पीपल से बनती है. और साउथ अफ्रीका में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अपने ऑपरेशंस को माफ कर दिया. दैट्स हाउ दे बिकेम अ डेमोक्रेसी. आज को मोदी चाह ले तो इंडिया डेमोक्रेसी नहीं बनेगा, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट अ पार्टी फिनोमेना कि किसी ने डिसाइड कर दिया और हो गया. इट इज इन इनहेरेंट क्वालिटी, जो इंसान के अंदर की क्षमता है सबको इक्वल ट्रीट करने की, सबको बराबरी से अपने साथ इज्जत देने की, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की, सबको बराबर लिबर्टी देने की, किसी को छूने से मना नहीं करने की, और सबको समान नजरों से देखने की. वो है डेमोक्रेसी. और ये हमें साउथ अफ्रीका से सीखने को मिला. चलो सीख लिया बहुत साउथ अफ्रीका से. अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देख करके तुमको ये कैसे साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देख करके कैसे ये बात दिमाग में आती है कि हमको क्या कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ये सवाल का जवाब तुम लोग दोगे, 50 बार मैं बता चुकी हूँ ये. Can you repeat the question? मैं ये बोल रही हूँ कि साउथ अफ्रीका की पूरी स्टोरी हमने सुनी है. क्यों सुनी है? क्या जरूरत पड़ गई? मैम ताकि हम लोग डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस समझ सकें. अच्छा, और मैम ताकि हमें पता कर चले सकते हमारे जो पास भी में गवर्निंग बॉडी होगी हम उसके पावर्स को लिमिट कर सके. ओके. मैम एक हम अपना मैम कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस है जो मतलब हमें इतना वो कर देती है स्टेबल कि मतलब हम हार्मनी में रह सके, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. मैम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का और इंडिया का दोनों का सेम सा ही था ऑलमोस्ट. साउथ अफ्रीका की स्टोरी इस बुक में मोस्टली केवल इसलिए रखी गई है बिकॉज देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन इंडियन एंड साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल. दोनों ने एक ही तरह, यूरोपियंस दोनों ही लोगों के जो मेजर एनिमी है वो यूरोपियंस हैं जिन्होंने उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है. दोनों का स्ट्रगल का तरीका भी एक जैसा है, पीसफुल. उधर मंडेला, इधर गांधी. और एक और तरीका है जो सिमिलर है, वहां पे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी. वहां पे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी. रेसिज्म और इनइक्वालिटी इंडिया ने भी फेस किया बिकॉज वी आर ऑल्सो ब्राउन एंड ब्लैक, एंड उन्होंने भी फेस करी है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. तो ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज है जो हमने उनको देखा और खुद को देखा, और हमने ये रियलाइज करा कि ठीक है, ये जो एक तरीका है, हम जिस तरह से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुए हैं वैसे ही साउथ अफ्रीका भी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ है. सो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत उसको भी पड़ी है. तो हम एक अकेले बिरले आदमी नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और हम बहुत महान है. सबको ही कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है. इसीलिए अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब बताओ शिवांग, क्या चाहिए बताना है? मैम ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है मैम. हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे सिमिलर है. हाँ तो मैम ये भी डिस्क्रिमिनेशन है मैम, इसमें इक्वालिटी का है.
हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो हमसे सिमिलर हैं। इसको तुमने डिस्क्रिमिनेशन कैसे बोल दिया बेटा? मैम ये तो आप ही वही ने बोला ना ये तो वही बात हो गई कि मैंने ऐसे इंसान से दोस्ती कर ली जिसको मेरे जैसी पसंद, तुमको पबजी खेलना पसंद है, तुम्हारी दूर से दोस्ती होगी उसको भी पबजी खेलना पसंद है, तो तुम डिस्क्रिमिनेटरी हो गए, तुमने बाकी सारे लोगों का डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब हमको कोई और स्टोरी पढ़ाई जाए और हम मना कर दे कि हमको नहीं पढ़नी, लेकिन हमको पढ़ाई जा रही है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये केवल इसलिए पढ़ाई जा रही है सो दैट यू गेट टू नो कि देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स जिनके बिना डेमोक्रेसी नहीं सर्वाइव करती है। और हम एक अकेले स्टोरी नहीं है इस बात की। तुम कल को ये कह सकते हो कि गांधी जी बहुत ही बेवकूफ थे, एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा कर देते थे, क्या फायदा, किसी और ने तो किया नहीं। देन यू विल हैव एन एग्जांपल ऑफ मंडेला आल्सो। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डेमोक्रेसी की जो इनहेरेंट फीचर है, उसका जो सोल है, उसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू डू अ पीसफुल स्ट्रगल। ये एग्जांपल हमको कंफर्म कर रहा है। तो समटाइम्स what happens, we eat one spoon of food and then we eat again just to check taste। ये वही बात है कि जो बात हमने ऑलरेडी पता है उसको और एक एग्जांपल से कंफर्म कर लिया। नो, दैट्स हाउ द डेमोक्रेसी वर्क्स। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? हाँ बेटा बोलो। मैम अगर आपने कुछ बनाया है और अगर कोई आपको आपके पर्सनल बैकग्राउंड पे कुछ कहता है तो वो इंसल्ट है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रिलेटिव होता है, कभी पर्सनल नहीं हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि किसी और इंसान को अलग तरह से ट्रीट किया, किसी और को अलग तरह से ट्रीट किया। जब तक दो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। लेकिन इंसल्ट तो पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है। कोई तुमको सब इक्वल करे और पर्सनल लेवल पे कोई कुछ सुना दे तो वो इंसल्ट है। इंसल्ट का मतलब है इंडिविजुअल की डिग्निटी को हर्ट कर देना, और इक्वालिटी का मतलब ये है कि किसी और के साथ अलग बिहेव करना और तुम्हारे साथ अलग बिहेव करना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे स्कूल वाले केवल तुमको मेल लिखें कल से स्कूल नहीं आना और बाकी सबको आना अलाउड है, वो इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुमको कुछ सुना दिया तो वो इनइक्वालिटी करना नहीं हुआ, वो इंसल्ट हुआ। राइट एट द वेरी डिग्निटी पे हर्ट करना हुआ। समझ गए? तो मेरी क्या गलती? ओके मैम। ओके, क्या हुआ शिवांग, किस पे भड़क रहे हो? आज तो तुम भगत सिंह मोड में हो। कोई नहीं, बस गए भाई। देखो ये ध्यान सोच समझ के करना है। ये चेरी काउंटी है, यहाँ पे बम मत फेंक देना। भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था, वो भी बिना वाला। तुम्हारा तो कुछ भरोसा नहीं है बेटा। ये सारी जो हरकतें हैं ना, मेरा माइक तो ऑफ था बट सुनाई दिया हमें, ठीक है। देन व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? का आंसर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही एक जैसे लोगों के लिए नहीं बनती। कॉन्स्टिट्यूशन बनती है हर तरह के लोग के लिए। अभी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अगर हम इसका एग्जांपल ले तो बहुत अच्छा तरीका है मुझे ये समझाने का दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहां पर यूरोपियन लोग भी रह रहे हैं जिन्होंने अत्याचार किया है, अफ्रीकन लोग भी रहने वाले हैं जिन पर अत्याचार हुआ है। तो मेन पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये है कि एक रूल बन जाएगा तो दोनों फॉलो करेंगे। कल को अफ्रीकन के दिमाग में बदला लेने की भावना भी आ सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया तो हो सकता है कि अफ्रीकन यूरोपियंस को मारने लग जाए, या फिर यूरोपियंस फिर से अफ्रीकन को मारने लग जाए। तो जब समाज के बहुत सारे सेक्शंस आपस में झगड़ा करने लगते हैं तो उस झगड़ा को रोकने के लिए लॉ बनाना जरूरी होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द लॉ ऑफ द लैंड। समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो उसका मेजर पर्पस यही था कि यूरोपियंस और अफ्रीकन आगे से अच्छे से रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मारना पीटना, एक दूसरे को इक्वल ना ट्रीट करना, ये सब अलाउड ही नहीं होगा। और ये सब ऑफेंस यानी क्राइम हो जाएंगे, इनके खिलाफ सजा मिलने लगेगी। तो ये जो इंसान के अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, जो बार बार बाहर आ जाती है कि तूने मेरे को मारा, कैसे बताता हूँ तुझे, ये वाली बात बाहर ना आए, क्योंकि डर रहेगा कि अगर मैंने इसको मारा तो मुझे पुलिस ले जाएगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए, लोगों को अपने लिमिट में रखने के लिए। सब लोग लॉ के हिसाब से चलेंगे तो सही चलेंगे, और सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा मारपीट कम रहेगी, क्योंकि मेन एम होता है हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाना एक्सटिंक्ट होने से।
एक दूसरे को मार ना डालें इस बात से, बिकॉज सर्वाइवल इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द ह्यूमन काइंड। हम जो भी करते हैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी इसीलिए गया है सो दैट लोग पीसफुली रहें, एक दूसरे को मार ना डालें। और साउथ अफ्रीका के केस में इट वाज वेरी पॉसिबल, क्योंकि इतना परेशान कर दिया था यूरोपियंस ने कि उनको पता था कि हमारे को आगे एक साथ रहने का एक ही सोल्यूशन बचा है, क्या कि लॉ बना दिया जाए कि अब से ना तो तुम हमें कुछ कह पाओगे ना हम तुम्हें कुछ कह पाएंगे, और अगर कहोगे देन इट विल बी अ क्राइम। कोई ऐसा इंसान है जिसको ये समझ में नहीं आया कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको चाहिए लोगों को एक ऑर्डर में रखने के लिए, यानी लड़ाई झगड़ा ना रहे, यानी सोसाइटी में हार्मनी रहे, इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट कभी भी ओवर यूज ना करे अपनी पावर का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जो भी इंसान पावर में बैठा होगा वो अपने मन की चलाएगा कि नहीं भाई कल से सड़कें बंद, मोदी जी कहेंगे कल से सबका खाना बंद, लेकिन वो ये नहीं कह सकते बिकॉज राइट टू लिव हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो मोदी जी कभी मना नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कुछ बेसिक गाइडलाइंस बना दी जाए, और वो बेसिक गाइडलाइंस सोसाइटी को गवर्न करेंगी, और जो भी इंसान उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा सबको बंद करो जेल के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का केवल फंडा यही है, इट इज अ लॉ ऑफ द लैंड, और लॉ जरूरी है सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए। अगर साउथ अफ्रीका के पास में पहले से ही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता और वो पहले से ही एक ढंग की डेमोक्रेसी होती, तो सिस्टम ऑफ अपार्थीड कभी आता ही नहीं। सिस्टम ऑफ अपार्थीड आया ही इसीलिए केवल बिकॉज दे वर नॉट अ डेमोक्रेसी बिफोर, और यही रीजन है कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री डेमोक्रेसी बनना चूज करती हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी में कंपैरेटिवली ज्यादा आजादी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर मिल गया है तुम लोगों को। 3-4 पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हार्मनी के लिए जरूरी है, आर्बिट्रेरी पावर का मिसयूज करने के लिए को रोकने के लिए जरूरी है, लोगों के हाथ में पावर रहे, लोग मिल बांट के रहें ढंग से, और सोसाइटी में भी ऑर्डर रहे, क्राइम ना बढ़े, उसके लिए जरूरी है, और लिबर्टी इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कभी लॉ नहीं बनेगा कि अगर तुमने इसको इक्वल ट्रीट नहीं करा तो तुमको जेल हो जाएगी, तो जो भी इंसान पावरफुल होगा वो वीक को बुली करेगा हमेशा। देखा होगा कभी भी, अभी जो लोग जिम जाते हैं उनका 100-100 किलो का शरीर होता है, कुछ लोग मरगिल्ले होते हैं 20-30 किलो के होते हैं। अभी कोई लॉ नहीं होगा कि दोनों इक्वल है, तो जो बड़ा वाला मोटा आदमी होगा वो तो हमेशा ही पतले वाले को मारेगा कि अपना खाना मुझे दे वरना पीटूंगा तुझे। और सही बात तो ये है कि अगर वो नहीं देगा और पीट देगा तो लॉ ही नहीं है कोई रोकने के लिए, बोलेगा पीट दिया तो पीट दिया, जाओ अगली बार कल फिर 2 टिफिन लेके आना। बहुत स्कूल्स में चलता है। तो हर जगह ये जो चीज है डिस्क्रिमिनेशन चलने लगेगी, क्योंकि किसी को डर नहीं रहेगा, सब इंसान अपने मन की करेंगे। सबको लगेगा कि आप किस बात का डर है, तुम लोग होमवर्क करना बंद कर दोगे, तुम लोग कोई काम नहीं करोगे, स्कूल जाना बंद कर दोगे, क्योंकि तुमको पता है कि सारे लॉ ब्रेक हो चुके हैं अब इस कंट्री में। समझ गए? तो बहुत जरूरी है, जो लोग घर में मारपिटाई करते हैं, इतने ज्यादा इंडिया में क्राइम और मर्डर केसेस होते हैं, ये सब बढ़ जाएंगे, क्योंकि मर्डर के लिए सजा देने वाला कोई होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं लॉ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है कंट्री में लॉ बनाने के लिए, और बिना लॉ के तो ह्यूमंस आर एनिमल्स, और ह्यूमंस आर एनिमल्स, ये बात एनीवे ट्रू है, बट लॉ जरूरी है इन एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के जो लॉ हैं उन्होंने ही हमको रोक के रखा है, वरना हर इंसान ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा। अभी 10,000 का फाइन है तो कोई नहीं तोड़ता, लेकिन हर इंसान वो ही काम करता है जो उसको पावरफुल लगता है, और ये पहले की सोसाइटी हो चुका है ये सारी चीजें। तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग आज पैदा हुए हो, मुझे थोड़ा पता है, मैंने थोड़ा पढ़ा है, बट जो रियलिटी है कि पुराने जमाने में जो 2000-2500 साल पहले हम कबीलों में रहते थे, वी वर एनिमल्स, वी यूज्ड टू किल ईच अदर सो ऑफन। और ये हम लोगों ने हर 7th 6th 7th में पढ़ा है कि कितना किंग के बीच में, सामंत के बीच में कितनी लड़ाइयां लड़ती थी। एक कंट्री में, हमारी खुद की कंट्री में कम से कम 100 साल में 1000 वॉर तो लड़े जाते होंगे। इतनी सारी साउथ इंडियन मूवीज है, सब में वॉर दिखाते हैं, कभी इस वाले चोला की लड़ाई पांड्या से हो गई, कभी पांड्या की इससे हो गई, कभी पृथ्वीराज की मोहम्मद गोरी से हो गई, कभी अलेक्जेंडर की पोरस से हो गई। कितनी लड़ाइयां लड़ी है हमने, और अभी देखो पिछले 100 सालों से हम कितनी कम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कभी कोई वॉर नहीं हुआ है। इंडिया ने गिन के 2 वॉर किए हैं ढंग से, एक तो फर्जी था, बट तो ये कम हुए, क्यों कम हुए? क्योंकि हमने लॉ बनाया है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वरना आज भी हम वही जिंदगी जी रहे होते, कबीलों में रह रहे होते, और किसी ने कुछ कह दिया लड़ाई हो गई, क्योंकि लॉ बनाने वाला कोई था नहीं। समझ गए? सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट कंट्री में ऑर्डर रहे, स्टेबिलिटी रहे, और लड़ाई झगड़ा ना हो, और वी कैन लिव पीसफुली, और क्राइम रेट कम रहे, और कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ये तो इस बात का आंसर हो गया। किस किस को ये समझ में नहीं आया?
मैम आ गया। ओके और साउथ अफ्रीका में जो ऑब्वियसली जब नया कंट्री बना तो जो ब्लैक लोग थे वो मेजोरिटी में आ गए, जैसे इंडिया में हम लोग मेजोरिटी में हैं और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, और जो व्हाइट लोग थे वो पावरफुल जरूर थे बट वो नंबर में कम थे तो वो माइनॉरिटी में आ गए। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का बना उसमें माइनॉरिटी को उन्होंने प्रोटेक्शन दे दिया क्योंकि वो नंबर में कम थे और उनको हमेशा ही डर था कि ब्लैक लोग कभी बदला लेने पे आ गए तो फिर माइनॉरिटीज को पकड़ पकड़ के मारेंगे, तो इसीलिए उनको उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो डेमोक्रेटिक बनाया गया, सबको इक्वालिटी दी गई। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ द पार्टीज अग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज, लंबा निगोशिएशन हुआ ब्लैक और व्हाइट की पार्टीज के बीच में, कॉम्प्रोमाइज रखा गया, व्हाइट अग्रीड टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, व्हाइट लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम मेजोरिटी के जो रूल्स हैं उनको हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बेसिक राइट्स पुअर और वर्कर्स को मिलेंगे ये भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ब्लैक ने एग्री कर लिया कि जो मेजोरिटी रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, जो हमारे यहाँ भी एग्री किया गया है कि मेजोरिटी अगर हिंदू है तो केवल हिंदुओं की नहीं चलेगी, माइनॉरिटीज की भी मानी जाएगी, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो वहां साउथ अफ्रीका में भी सेम चीज हुई कि ब्लैक लोगों ने ये मान लिया कि ठीक है मेजोरिटी रूल हमारा मेन रूल नहीं होगा, हम लोग माइनॉरिटीज के राइट्स को भी ध्यान में रखेंगे। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी के बीच में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वो अगर ये दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए मान लो आज मान भी जाते हैं, पहले तो ये बहुत बड़ी बात थी कि सारे लोग, सारे ब्लैक लोग व्हाइट लोगों को माफ कर दें। मंडेला जी कह रहे हैं बट हर एक के दिमाग में थोड़ी ना माफी की बात चल रही है, हर एक तो यही सोच रहा है कि नहीं मौका मिलेगा और मारा जाएगा, व्हाइट लोगों को इन्होंने बहुत परेशान कर दिया है। तो एक मिनट रुक जाओ, रोहित टॉपिक पूछ रहे हो, टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ठीक है। तो अब हम लोग वो स्ट्रगल का फेज देख रहे हैं जहां पे मंडेला ने बोला है कि नहीं ब्लैक लोगों से कि तुम लोग इनको माफ कर दो, चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लोग एग्री भी कर गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही सबको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मान लो अगर हम एक दूसरे को ट्रस्ट भी कर ले तो क्या भरोसा कि कल को ये हमारा ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। तो सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होने लगी कि आज हम अगर इन पे ट्रस्ट भरोसा कर भी ले तो इस बात का क्या भरोसा है कि फ्यूचर में ये हमारे साथ वही काम नहीं करेंगे जो ये अभी तक करते चले आए हैं, ठीक है। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules. तब उनको ऐसा लगा कि एक अकेला तरीका है जिससे हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो यही है कि हम कुछ लिख दे और तुम भी साइन करो हम भी साइन करें, और हम दोनों अगर साइन करेंगे तो हम में से कोई इसको ब्रेक नहीं करेगा। और ये जो एक दूसरे से बात करके लिखना और साइन करना होता है उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो लिखा गया है, उस जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसके बाद उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साइन करे थे, मतलब जो असेंबली थी उसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें साइन किया था। तो साइन डॉक्यूमेंट है वो, इसका मतलब ये है कि हम मानते हैं जो हम कह रहे हैं। तो कुछ लोग, ये ब्लैक वाली एक टीम बैठी, व्हाइट वाली एक टीम बैठी और उन्होंने बोला हमें तुम पे भरोसा नहीं है, तुमने 100 सालों से ऊपर हम पे अत्याचार करा है, हम तुम्हें माफ करने के लिए रेडी है बट तुम अभी अगली बार ऐसा नहीं करोगे, इस बात की क्या गारंटी है। तब उन्होंने बोला कि चलो कुछ रूल्स लिख लेते हैं, तुम साइन कर दो हम साइन कर दें और फिर मान लिया जाएगा। वही रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन है। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। और ये रूल तभी चल सकते हैं जब इनको चेंज करना ना आसान हो, और यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब वो रूल लिखे जा रहे होते हैं तो सब डरे होते हैं। तो ये रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है तुम्हें ये सोचने का कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पूरा स्ट्रगल देखा कि स्ट्रगल में लोगों ने लड़ाई कर ली, सब लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। अब रूल बनाने बैठे तब भी आदमी डर रहा है कि कल को अगर तुमने ये रूल तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा। तब उन्होंने बोला कि चलो साइन कर देते हैं। अब बोले साइन कर दूंगा लेकिन अगर तुमने चेंज कर दिया तो क्या होगा, तो बोले चलो ये प्रोविजन डाल देते हैं कि आगे इस रूल को कोई चेंज नहीं कर सकेगा। सो दैट्स हाउ वी सॉ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ। और सेम स्टोरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो बहुत सारे लोग ये डिबेट कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिनको हमारे मर जाने के बाद बाकी लोग चेंज कर देंगे, तब फिर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े होने लग जाएंगे, तब कौन संभालेगा। तो उस केस में हमारे कुछ प्रोविजंस को ये बना दिया गया कि ये कभी नहीं बदले जा सकते, जिनमें है हमारे फंडामेंटल राइट। अब तुम मरते मर जाओगे लेकिन किसी मुस्लिम इंसान से उसका हक नहीं छीन सकते हो, क्योंकि वो चेंजेबल ही नहीं है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ही नहीं किया जा सकता है। तो दे मेड श्योर जस्ट बाय राइटिंग डाउन अ डॉक्यूमेंट कि फ्यूचर की कोई भी जनरेशन किसी दूसरी जनरेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज ये वादा करके गए हैं मुस्लिमों से कि वो इक्वल है हमारे। समझ गए?
Yes. So that's how we write a constitution. Why do we need a constitution? Why constitution के कुछ parts होते हैं वो changeable नहीं होते हैं? That you have got to know everything. किस तरह के rights मिल गए हैं अफ्रीका को? ये बात भी एकदम ठीक है. साउथ अफ्रीका में equality, liberty, everything is given. माइनॉरिटी लोगों ने ये बात मान ली है कि मेजोरिटी लोग रूल में रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी मेजोरिटी ने ये बात मान ली है कि हमारा रूल ही सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट यानी बिल्कुल पूरा नहीं रहेगा. माइनॉरिटीज को भी हम राइट्स देंगे, उनको भी इक्वल वेटेज या प्रिविलेजेस मिलेगी. बात ठीक है? Yes. तो इस पूरे चैप्टर में कुछ और था नहीं मैम सिवाय खत्म चैप्टर? ना हाफ चैप्टर. अभी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ना है. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोगों को मोस्टली चीजें आती हैं इसमें. गाइडलाइन, वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रीम एंड प्रॉमिस. ओके, फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि जो मैंने कहानी बताई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है. लास्ट में वाला पेज पे अगर तुम देखोगे देन देयर वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज है. 5 मिनट में मैं तुम्हें ये बता देती हूँ. देखो, इसके पहले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब चीजें बता चुकी हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अब अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी खत्म है तुम्हारी, उस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा. अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पे केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि अपार्थाइड का सिस्टम क्या था और नेल्सन मंडेला की कहानी से आप क्या सीख सकते हैं. बस इतना. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में अफ्रीका के केस में तुमको इतना ही सीखना है कि नेल्सन मंडेला एक बहुत ही शांति प्रिय इंसान थे जिन्होंने व्हाइट्स को माफ करने के बारे में बात करी, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया वो लंबा स्ट्रगल किया, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल किया. और अपार्थाइड का सिस्टम क्या था ये मैंने डिटेल में बताया है कि ट्रेन से लेकर के प्लेन हर एक चीज में डिस्क्रिमिनेशन था, जगह भी अलग थी, अनहाइजीनिक थे. That is the only question that is going to be asked from this, and it will come. It always comes. अगर तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं तो सिस्टम ऑफ, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो उसमें सिस्टम ऑफ अपार्थाइड आता ही आता है. ठीक है. आगे अगला क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब फिर हम ये बात करेंगे. पहले हमने ये देखा कि अफ्रीका में क्या हुआ, फिर हमने ये देखा कि इंडिया और अफ्रीका में कितनी सिमिलैरिटी है, फिर हमने ये देखा कि अफ्रीका की स्टोरी से हमको ये समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब तक रूल लिखे नहीं जाते तो कोई कही हुई बातों पर भरोसा नहीं करता है. और ये बहुत जरूरी है कि जब लड़ाई रुकी है उसी समय कुछ लॉ बना दिए जाएं और लोग साइन कर दे, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि आगे आने वाली जनरेशंस फॉलो करती हैं उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को. फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ बेटा. मैम तो आपने कहा मैम ऐसे लिखना जरूरी होता है रूल्स को, तो मैम जैसे मैम ब्रिटेन में तो मैम ऐसे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, मैम वहां पर ऐसा कोई वो नहीं होता. मुझे लग ही रहा था कि ये क्वेश्चन कोई पूछेगा. आई वाज होपिंग कि कोई ना पूछे, लेकिन चलो पूछ लिया है तो इसका आंसर मैं तुमको लास्ट के 5 मिनट्स में दूंगी. पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1947 में हम आजाद हुए हैं, बट ये आज की फिनोमेना नहीं थी, तुरंत बनाने की नहीं सोची थी. 1935 में देयर वाज अ पर्सन दैट वी नो इज एमएन रॉय. या there was a person that talked about the constitution कि उस वक्त 1935 यानी हम जब आजाद हुए उसके 10-12 साल पहले हमारे दिमाग में ये बात आ गई थी कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी जैसे ही हम आजाद रहेंगे. और उसका रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स टाइम पे एक्ट लाते थे इंडिया में, और उस एक्ट यानी लॉ, सिमिलर सिचुएशन जैसे साउथ अफ्रीका में होता था कि यूरोपियंस ने अपने लॉ बना रखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने अपने लॉ बना रखे थे. तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो दिमाग हमारे को सडन हमारे दिमाग में आइडिया नहीं चमका, ऐसा नहीं कि आसमान से गिर गया तुरंत 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो पहल है वो 35 से ही चल रही थी, बट समहाउ वो लोग कर नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी इतनी आजादी दी नहीं. और 35 में उन्होंने थोड़ी थोड़ी कोशिश करी, इलेक्शन वगैरह लड़े कि भी पार्लियामेंट बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. तब तक 39 में वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वॉर के चक्कर में फिर कुछ नहीं हो पाया 4-5 साल. और 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, सबको पता है, हिरोशिमा नागासाकी में तो अमेरिका ने बॉम्ब फेंक दिया था. जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके 1-2 साल के बाद हमको आजादी मिल गई, तो हमने मेनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनाना शुरू किया है. तो 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा है और 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. वी टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट अ डॉक्यूमेंट, बिकॉज वी न्यू कि जैसे हमको आजादी मिलेगी हमको लॉ की जरूरत पड़ेगी, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये अब बंगाल वाले बोलेंगे कि आपसे मेरी कंट्री अलग, तमिलनाडु वाले बोलेंगे मेरी कंट्री अलग, पाकिस्तान बोलेगा मेरी कंट्री अलग, और जूनागढ़ और ये पुर्तगीज वाले, ये गोवा वाले बोलेंगे मेरी कंट्री अलग. क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग थे who wanted to come out of India, क्योंकि इंडिया कंट्री बनाना बहुत मुश्किल था उस वक्त. बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे ये कंट्री है, कहते अरे ब्रिटिशर्स ने तो आजाद किया है, हम लोग को अब आजाद कर दिया है, हम लोग तो पुराने जमाने में छोटे छोटे महाराजा होते थे, तो ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका. तो ये हैदराबाद वाले, केरल वाले, सारे लोग कूद रहे थे तब
सारे प्रिंसली स्टेट्स जिनको बोलते हैं, जिनमें राजा लोग राज किया करते थे, अपनी कंट्री तो हमेशा राजाओं की रही है, तो सारे लोग बाहर निकलना चाहते थे, उसमें से तड़प रहे थे। तब ये बहुत बड़ी जरूरत थी कि एक लॉ चाहिए, और वो लॉ भी ऐसा जिसपे सब लोग साइन करे। तो अगर एक लॉ बनाए और उसपे सब लोग साइन करे और सब लोग ये बोले कि नहीं हम इंडिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, तब ही इंडिया एक कंट्री बन सकता है। ये बात उनके दिमाग को चढ़ गई। तो 1946 में हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने 400-500 लोग भर्ती किए। अब ये ना पूछो कि वो लोग कैसे भर्ती किए गए, वो भर्ती आधे लोग इलेक्टेड असेंबली थी, यानी लोगों ने चुन के भेजा था, ऐसा मानो अभी। तो लोगों ने चुन करके कुछ लोगों को भेजा, इलेक्शन कराए गए, कुछ लोगों ने चुन करके कुछ लोगों को बैठाया उस असेंबली में, जैसे हम आज पार्लियामेंट में बैठाते लोग, सिमिलर वे में असेंबली में भी इलेक्शन हुए और लोग आके बैठे थे, ठीक है। और आके वो लोग बैठे, और उसके बाद उन लोगों ने उन चीजों को लिखना शुरू करा। और अब सारे लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख नहीं सकते, 500 लोग, तो फिर उनमें से कुछ 15-20 लोगों को चुना गया। बी आर अम्बेडकर हेड थे उस 15-20 लोगों की टीम के, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया है, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो बी आर अम्बेडकर को हेड दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वही थे, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने उन 14-15 लोगों के साथ में मिलकर के, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने में उनको 2 साल लग गए। और लास्ट का 1 साल तो पूरा डिस्कशन चला है उस कॉन्स्टिट्यूशन पे कि कैसे किस वाले प्रोविजन को रखे और किस वाले प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया जाए। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। और 1949 को जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस दिन उस साइन पे, उस डॉक्यूमेंट पे तकरीबन 250-300 लोगों ने साइन किया कि हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट उस दिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया गया 26 नवंबर को। कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू किया 26 जनवरी 1950, यानी 2 महीने के बाद, 26 नवंबर से 26 दिसंबर 1949, और 26 दिसंबर 1949 से 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे इंडिया में लागू किया। उसका रीजन है कि 1930 में जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कांग्रेस ने एक पूर्ण स्वराज सम्मेलन किया था, और वो पूर्ण स्वराज सम्मेलन में कांग्रेस ने ये बोला था कि जब भी हम आजाद होंगे तो 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे। और वो उसी चीज का रिस्पेक्ट रखने के लिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने पहले रेडी हो गया, लेकिन 2 महीने बाद वेट किया और 26 जनवरी वाले डे को रिपब्लिक डे घोषित किया, और उस दिन अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया। समझ गए? तो 26 जनवरी जो डेट है वो भी आसमान से नहीं टपकी है, सोची हुई डेट थी वो, कि उस डेट पे हम अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। और उस कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को क्यों दिया है, बार बार हमने दिया है, ना तुमने दिया ना मैंने दिया। मैं क्यों बोलती हूँ हमने दिया है, क्योंकि हमने उन लोगों को चुन के वहां बैठाया है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और मैं पिछले 1 क्लास से डेमोक्रेसी में यही पढ़ा रही हूँ कि तुमने अगर चुन के किसी को बैठा दिया है, तो तुमने अपना पावर उसको दिया है, तो मतलब तुमने ही वो काम किया है, एंड दैट्स व्हाट द डेमोक्रेसी इज। तो हमने चुन के उनको बैठाया वहां कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो ये बात कहना एकदम सही होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया ने अपने आप को दिया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन था वो, सबसे लंबा, इतना लंबा कि वर्ल्ड में आज तक उतना लंबा कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया है। टोटल 22 पार्ट थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। समझ गए? जैसे एक बुक आती है ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में, उस तरह 22 पार्ट थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन 22 पार्ट अलग अलग वॉल्यूम में नहीं छपे थे, एक ही बुक के अंदर वो 22 पार्ट लिखे गए थे, और वो 22 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है, और 395 आर्टिकल्स हैं उसमें। आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल मतलब जैसे पेपर में आर्टिकल आता है उसी तरह से समझो। तो उस तरह के 395 आर्टिकल्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यूएस की अगर बात की जाए तो वहां पर केवल 14-15 आर्टिकल है और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। लेकिन हमको 395 आर्टिकल लग गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। यूएस से तकरीबन 20 टाइम्स ज्यादा, 20 या 30 टाइम्स ज्यादा। तो इतने कॉन्स्टिट्यूशन हमको लगे आर्टिकल इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बनाने के लिए। उसका रीजन है कि हम लोगों की जो डेमोक्रेसी थी वो एकदम नई थी, हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था, तो हर छोटी छोटी बात को लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है। तो तुम लोगों को सीधी सीधी बहुत सारी बात समझ में आ गई है कि हर एक बात बता दी है मैंने। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस दिन साइन किया, 26 जनवरी 1950 को कमेंस किया। उसके अलावा 395 आर्टिकल्स थे उस वक्त, और 22 पार्ट थे। बाद में और ऐड कर दिए गए आर्टिकल, और अभी आर्टिकल बहुत ज्यादा है हमारे पास। और फिर बाद में 3 पार्ट और ऐड कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और लंबा कर दिया उसको। अभी फिलहाल 25 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। और 25 पार्ट मतलब कैसे? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो ये सब ऐसे कहानी वाली चीजें नहीं है। जो कुछ कुछ चीजें अभी हम पढ़ेंगे वो अलग अलग पार्ट में लिखी हुई है। तो सबसे ज्यादा जो टॉक ऑफ द टाउन है,
कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में सब लोग बहुत बात करते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमको कौन कौन से अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो लिखे हैं पार्ट 3 में, पार्ट नंबर 3 में लिखे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में 100 बारी बता दिया। फंडामेंटल राइट्स आर दी राइट्स विच आर बेसिक, इतने बेसिक के देने ही पड़ेंगे तुमको, और वो किसी भी कंडीशन में लिए नहीं जा सकते हैं। केवल एक कंडीशन है, जैसे कोरोना चल रहा है तो फिलहाल लोगों का घर से बाहर निकलना बंद है, उनकी फ्रीडम बंद है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये जो राइट्स हैं वो इतने बेसिक हैं कि ना तो कोई कंट्री, ना तो कोई स्टेट यानी कोई राज्य, यूपी एमपी कुछ भी, ना तो कोई इंसान, ना तो कोई गवर्नमेंट उनको ले नहीं सकती है। ये है फंडामेंटल राइट्स, दे आर फंडामेंटल टू योर एग्जिस्टेंस। टोटल 6 है नंबर में, और उनको एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी में थोड़ा एमेंड किया जा सकता है। जैसे कोरोना सिचुएशन, कल को कोई और महामारी आ जाए तो थोड़े टाइम के लिए उन फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन उनको कंप्लीटली लिया नहीं जा सकता कभी भी। और ये इंश्योर करता है हमारा खुद का 6वां फंडामेंटल राइट, जो कि तुम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 6वां फंडामेंटल राइट खुद ये कहता है कि 5 फंडामेंटल बचे हुए राइट हमारे को मिले हैं, और अगर इन 5 फंडामेंटल राइट्स को कोई लेने की कोशिश करेगा तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तुम लोगों ने सबने उनके नाम सुन रखे हैं। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, अगला है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट्स। इनको मैं फिर से डिस्क्राइब कर दूंगी, बट फिलहाल के लिए तुमने नाम तो सुने ही होंगे, 8th में कॉन्स्टिट्यूशन 8th में भी था। तो ये वो राइट्स हैं जो हमको मिले हुए हैं। अगला एक सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज लाइक अ प्रीफेस, जैसे बुक का पहला पेज प्रीफेस होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है प्रियम्बल, फर्स्ट पेज। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्राउन बुक, तुम उसको ओपन करोगे पहले पेज में प्रियम्बल दिखेगा तुमको। प्रियम्बल में हमने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग, आर गिविंग अवर सेल्फ दिस सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। सारे वर्ड का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि रिपब्लिक क्यों है, मोनार्की यानी, और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस होता है। रिपब्लिक इसलिए क्योंकि हमारा हेड जो है वो इलेक्टेड है, और सोशलिस्ट इसलिए क्योंकि हम सबको साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म ढंग से पढ़ेंगे तो इंडिया सोशलिस्ट भी है। क्यों सोशलिस्ट है? क्योंकि हम कैपिटलिस्ट नहीं है, केवल अमीरों की कंट्री नहीं है ये, गरीब लोग और अमीर लोग दोनों ही यहाँ पे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, और गरीबों को हम फेवर करते हैं, इसलिए सोशलिस्ट है। और लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो लिखा ही है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमने क्यों दिया है अपने आप को। तुम लोगों को वो एक एक चीज समझ में आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पेपर में जितना मैंने पढ़ा दिया वो सब पेपर में आएगा, ठीक है, ये तो मान के चलो। और क्योंकि ये सारा बहुत ही समझने वाला पार्ट है, इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं, तो जो मैंने पढ़ा दिया है आज तक वो सब आएगा अगले पेपर में। और एक और बात ये कि तुम सबको घर जाकर के आज प्रियम्बल पढ़ना है, 4-5 लाइन का है, तो अभी आलसीपना मत करना कि इतना बड़ा काम दे दिया, मैं तो मर रहा हूँ, कैसे कर पाऊंगा। 4-5 लाइन का प्रियम्बल है, उसको पढ़ लेना। और मैम साइंस की बुक में ही है, बुक में है, कहीं यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, उसको पढ़ो, और उसको पढ़ के ही तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैम बुक में है, क्योंकि मैंने इतना तो पढ़ा ही दिया है अब तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो उसका फर्स्ट पेज है। प्रियम्बल सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल हमको ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा किस बारे में बात है। समरी कह सकती है। समरी का मतलब, क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग अवरसेल्फ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री विच विल गिव पीपल लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रियम्बल में वो पूरा जिस्ट, पूरा सार लिखा हुआ है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी 395 आर्टिकल्स हैं उनका एक ही एम है कि किसी भी तरह से लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को इंश्योर करना। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक आर्टिकल इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। कल को अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, यानी इन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी सोशलिस्ट और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, तुरंत का तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं लिखा गया है। तो बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल है जिसको कोई आसानी से चेंज ना कर सके, और जिसकी वजह से डेमोक्रेसी अच्छे से सरवाइव करेगी। आप क्या रिजॉइन करोगे? ठीक है, तो प्रियम्बल भी पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। आप इस क्वेश्चन को जाके ट्राई करना, मैंने अभी चैप्टर देखा नहीं है, जस्ट लाइक दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड। अगर कुछ चीजें बची है इस चैप्टर में तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी बता दूंगी। वैसे मुझे लगता है मोर और लेस सब कवर हो चुका है। एक बार ये चैप्टर को रीड जरूर करना खुद से, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। कोई ऐसा इंसान जिसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, नहीं समझ आया? कोई ऐसा इंसान जिसको ये समझ नहीं आएगा डेमोक्रेसी क्या होती है?
तो आज कहानी खत्म हुई और आई एम होपिंग कि सबको समझ में आ गया होगा और अगले टेस्ट में मैम तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। मैम मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए मैम। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं ये दे रही हूँ